बच्चों, अपना ऐसे चैप्टर चल रहा था, उसका नाम था जंतुओं में जनन। ठीक है, अपन ने उस दिन चर्चा कर ली थी जंतुओं में जनन कितने टाइप से होता है। हमने जनन की भी परिभाषा देखी थी कि जनन किसे कहते हैं। इसमें अपन ने क्या लिखा था, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। और जनन के प्रकारों में अपन ने देखा था जनन के प्रकार। जनन के प्रकार हमने दो प्रकार के देखे थे। एक देखा था लैंगिक जनन और दूसरा देखा था हमने अलैंगिक जनन। ठीक है जी, आपने चर्चा अपन ने उस दिन कर ली थी। यहाँ तक चैप्टर की इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जनन कितने प्रकार का होता है। अपना चैप्टर जो है जंतुओं में जनन, जंतुओं में कितने प्रकार से जनन होता है। अपन ने लैंगिक जनन की कुछ बात कर ली थी। आज हम दोनों में चर्चा करेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो होता है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जनक होते हैं। इसमें जनकों की संख्या कितनी होती है, जनकों की संख्या कितनी होती है लैंगिक जनन में, जनकों की संख्या दो होती है, यानी एक नर होता है और एक मादा। अब लैंगिक जनन में क्या होता है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जनकों की संख्या एक होती है। ये अंतर अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है। जनकों की संख्या कितनी होती है, इसमें एक होती है। ठीक है, पहला अंतर क्या है, लैंगिक जनन अपन ने वहां तक सारा आपने देख लिया होगा। पहला लेक्चर से सारी चर्चा कर ली थी कि लैंगिक जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन की बात कर ली थी अपन ने, फूल पौधों में भी बात की थी और जंतुओं में भी बात की थी। आज हम अपना टॉपिक करेंगे जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो पहला जो अंतर होता है, लैंगिक जनकों में जनकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और जो अलैंगिक जनक होता है उसमें जनकों की संख्या एक होती है। ये पहला पॉइंट अपना आ गया आपको समझ में। दूसरी बात करते हैं, जो जनकों की लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, जे इसमें कौन सा समसूत्री विभाजन होता है और इसमें कौन सा समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन किस टाइप से होता है, हमने उस वाली बात की थी विभाजन। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है और लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। चलिए इसकी बात और कर लेते हैं कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन वैसे हम सामान्यतः दो प्रकार के देखते हैं, होता तीन का है। पहला होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कितने टाइप से होता है सामान्यतः हम देखते हैं, दो प्रकार से देखते हैं। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बढ़ जाना, इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अब जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है और अलैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये आप याद रखेंगे, कौन सा कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है।
देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो जनक होते हैं उनके ही समान क्या बन जाता है, जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जनकों की जो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, आधी हो जाती है, उसे हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। और जो अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन होता है उसमें समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जी आप याद रखें। लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है, ये अंतर इंपोर्टेंट है, याद रख लेना इसके लिए इस चैप्टर का। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और इसमें जनन में कौन सा होता है, समसूत्री होता है और अर्धसूत्री भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। हम आगे बात करेंगे। इसमें अलैंगिक जनन की कोई विधि होती है, मुकुलन, बहुखंडन, ठीक है, अमीबा में देखेंगे, हाइड्रा में देखेंगे, ऐसे आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो अपन क्या अंतर देख रहे हैं। इसमें जो युग्मक होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है इसमें युग्मक, यहां दिख रहा है आपके लिए। इसमें जो युग्मक बनता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, अगुणित युग्मक बनता है और इसमें अगुणित युग्मक नहीं बनता, जी आपको याद रखना है। लैंगिक जनन में पहला पॉइंट, इसमें जनकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, या 2 जनक भाग लेते हैं। इस और लैंगिक जनक में कितनी होती है, जनकों की संख्या 1 होती है, 1 जनक भाग लेता है। ठीक है। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है लैंगिक जनन में वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री का मतलब होता है कि जनक में के जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान संतानों में आ जाती है, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसके लिए। और अर्धसूत्रियों में आधी रह जाती है। इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कौन सा युग्मक का निर्माण होता है, तो अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, अगुणित युग्मक नहीं बनते। इसमें कैसा, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दोनों देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखते हैं, फिर चौथा पॉइंट। जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो जनकों से संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। जो संतानों में जो जनकों से संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, उनमें विभिन्नता होती है, अलग अलग गुण होते हैं, माता और पिता के दोनों का गुण पाए जाते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, अपने जनकों के कैसी होती है, हूबहू नकल होती है या अपने जनकों के समान होती है, जनकों के समान होती है। और ये जनकों से कैसी होती है, यहाँ पे है इसमें संतान जो होती है, संतानों में विभिन्नता, उसमें संतान उत्पन्न होती है उसमें क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। ये 4 पॉइंट आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में याद रखेंगे। इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा निषेचन। शायद अपन ने पढ़ लिया था, एक बार और देख लेते हैं कि निषेचन क्या होता है और निषेचन में भी अंतर होता है, कितने प्रकार का होता है।
निषेचन अपन ने उस दिन पढ़ लिया था, निषेचन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। निषेचन का पहला प्रकार होता है आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। देखिए अब कि आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन निषेचन की वह घटना है, आंतरिक निषेचन निषेचन की वह घटना है जिसमें निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, उस निषेचन को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। अब बात करते हैं बाह्य निषेचन की। तो बाह्य निषेचन वह है जिसमें निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, उसे हम कौन सा निषेचन बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो आंतरिक निषेचन होता है वो किस जीवों में होता है और जो बाह्य निषेचन होता है वो किस जीवों में होता है। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो अधिकांश कहाँ मिलता है, जलीय जीवों में देखने को मिलता है। कहाँ होता है, जलीय जीवों में, जैसे कि फिश वगैरह है, मछली है, मेढक है, इनमें क्या है, बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन किसमें मिलता है, मनुष्यों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है। जी आप याद रखोगे, निषेचन की वह घटना है आंतरिक निषेचन जो मादा शरीर के कहाँ हो, अंदर हो, उसे हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। और जो मादा शरीर के कहाँ हो, बाहर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में ये किस जीवों में होता है, तो ये जीवों में होता है जलीय जीवों में, और ये होता है मनुष्यों में। हमने आपको निषेचन के बारे में पहले पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं, और इसमें क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है कि जल में होता है, जल के माध्यम से ही क्या होगा, उसमें निषेचन होगा। उसके जो टैडपोल होंगे, लार्वा होगा, वो आराम से कहाँ पहुंचेगा, जल के माध्यम से उन जीवों तक पहुंचेगा। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो होता है, शुक्राणुओं की संख्या कैसी होती है, कम की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या हो, शुक्राणुओं की संख्या क्या है, अधिक की आवश्यकता होती है। जी आप ये दोनों अपने अंतर आप क्लियर होते हैं। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप नोट करना है।